हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके भी देखिए सीटेट का दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। देखिए इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप जितना जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए वही आपके लिए रामबाण काम करेगा, समझे। तो देखिए आज हम 16 दिसंबर 2021 को जो पहला बार ही सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पहला दिन हुआ था, तो उसका हम क्या लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस के लिया है। देखिए ईवीएस क्या होता है कि वो प्रीवियस ईयर ही बेस्ट ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है आपका। तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर जितना आपका 23 से शिफ्ट में हुआ उतना बना लीजिएगा, उसी से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। और सीटेट में इस बार नंबर अच्छा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार बिहार टीचर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप भी जान रहे हैं कि नंबर जितना ज़्यादा सीटेट में होगा उतना वेटेज आपका ज़्यादा होगा। तो चलिए 16 दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था हम स्टार्ट करते हैं, समझे। देखिए चलिए हम पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। देखिए कुडुक जो होता है, देखिए आप लोग झारखंड है, तो झारखंड के जो लोग जनजाति लोग हैं वो लोग वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है, हम लोग के यहाँ भोजपुरी है तो वहाँ कुडुक बोला जाता है उन लोग का। पूछे कुडुक कहाँ की बोलचाल की भाषा है, तो याद रखिए कहाँ का, झारखंड का। देखिए और एक दो चीज़ और बताते हैं। पूछेगा कि झारखंड का मुख्य फसल कौन है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड का जो मुख्य फसल है वो आपका क्या है, चावल है, समझे। 23 तारीख के शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, समझे। देखिए मिजोरम के बाद में दो तीन चीज़ याद रखिएगा मिजोरम के बारे में। पहला तो पूछेगा चिराव नाच कहाँ होता है। देखिए चिराव नाच पूछेगा कहाँ होता है, तो मिजोरम में होता है, समझे। चिराव नाच में क्या होता है कि सब लोग एक साथ फसल काटते हैं, साथ साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, उसी चिराव नाच कहते हैं, समझे। ये मिजोरम में होता है। फिर पूछेगा झूम खेती कहाँ होता है, ये भी क्या है आपका मिजोरम में ही होता है। फिर पूछेगा कि आपका साझा खेती कहाँ होता है, साझा भी बोले तो भी कहाँ बोलिएगा आप, कहाँ पे, मिजोरम में होता है, समझे। ये सब बात आप याद रखिएगा, समझे। ये हो गया। झारखंड के बारे में एक और चीज़ याद रखिए, झारखंड में तोरंग का अर्थ जंगल होता है, समझे। तोरंग पूछेगा कि तोरंग का अर्थ क्या होता है, तो बताइएगा जंगल। ये झारखंड में बोला जाता है, जंगल को तोरंग बोला जाता है, समझे। तो ये भी याद रखिए। असम में याद रखिएगा बिहू, कि वहाँ पर बिहू जब मकर संक्रांति हम लोग के यहाँ होता है 14 फरवरी को, तो वहाँ पर 14 जनवरी को, तो वहाँ पर क्या होता है कि फसल कटने के बाद ये आपका बिहू किया जाता है, जो हम लोग डांस करते हैं, वहाँ का स्थानीय नाच बोल सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ इतना बात याद रखिएगा, समझे। पूछेगा कुडुक कहाँ की बोलचाल की भाषा है, झारखंड। और मिजोरम के बाद में झूम खेती पूछे, या आपका साझी खेती पूछे, या पूछे चिराव नाच कहाँ होता है, ये सब याद रखिएगा, समझे। और बिहू याद रखिएगा शाम का है, समझे। तो अब पहला का आपका 61 का आंसर क्या हो गया, आपका 4 नंबर हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका 62 नंबर है, ये आपका देखिए क्वेश्चन आता है 1 नंबर, तो समझिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन फिक्स है। इसमें कुछ नहीं, आपका दिमाग सिंपल लगाना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए इसके लिए आप एक चीज़ या ये वाला याद रखिएगा, समझे। माथा जो होता है, मान लीजिए अपना जो माथा है वो आपका क्या हो जाएगा, साउथ, यानी आपका उत्तर हो गया। जो क्वेश्चन में जैसे बोलता है ना वैसे ही आपको याद रखिएगा। ऊपर हम बढ़ेंगे तो किस दिशा में बढ़ेंगे, तो उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर दिशा की ओर, समझे। नीचा बढ़ेंगे मान लीजिए तो किस दिशा में, दक्षिण। तो याद रखिएगा नीचा जो होता है पैर जो है दक्षिण यानी नॉर्थ है, सॉरी उल्टा लिखा गया, यहाँ नॉर्थ होगा, समझे। और यहाँ क्या होगा, साउथ होगा, समझे। और याद रखिएगा अब जो आपका दायां हाथ है, दायां जो हाथ है वो आपका क्या होता है, पूर्व होता है, समझे, यानी ईस्ट इसको बोलते हैं। और बायां जो आपका हाथ है वो क्या होता है, आपका वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है, समझे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले, समझे, वैसे ही आपको क्या करना है, कर देना है। पश्चिम हो गया। जब बोले कि इस यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं, तो पश्चिम में जा रहे हैं। इधर से इधर जा रहे हैं, देखो पूरब में जा रहे हैं, समझे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, खाली याद यही रखिएगा। ऊपर में बोले कि ऊपर में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उत्तर, नीचे आ रहा है तो दक्षिण, इधर जा रहे हैं हम अपने दाएं साधे में जा रहे हैं, मतलब दाएं तो पूरब हो गया, बाएं में जाएंगे तो पश्चिम में जाएगा। ये क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, समझे। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में। तो अब देखिए आप यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, समझे, कि बोल रहा है कि एक्स से आपको कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है, समझे। तो मान लीजिए हम एक्स यहाँ पर होगा, मान लेते हैं एक्स यहाँ पर होगा, तो कह रहा है कि दोनों एक्स वाई दोनों सामने है, लेकिन व्यस्त राजमार्ग होने के कारण रोड क्या है, घुमा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि आप पहले उत्तर की तरफ कितना जाते हैं, 100 मीटर जाते हैं। उत्तर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो उत्तर 100 मीटर चल गया। फिर करा पश्चिम की तरफ 75 जाता था, पश्चिम की तरफ हम 75, क्योंकि पश्चिम इसी साइड में ना होगा, तो 75 चला गया। फिर कह रहा है अंत में वो 100 मीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचा की तरफ कितना चला, तो वो 100 चला, समझे। तो 100 चल गया, समझे। यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, आपका इक्वल होगा, 100 है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, 75 है, समझे। अब कह रहा है और कहाँ पहुँच गया, वाई पहुँच गया। यानी कह रहा है कि 100 मीटर दूरी पर ठीक विद्यालय में वाई पर अपने विद्यालय पहुँचता है। वाई पर वो कहाँ पहुँच गया, विद्यालय पहुँच गया, समझे।
अब कह रहा है कि y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ है, यानी y के सापेक्ष पूछ रहा है कि आपका घर यानी x कहाँ है। तो y यहाँ पर है, तो इसको x की तरफ जाने के लिए ऐसे जाना होगा, यानी एक इधर जाने के लिए कितना पूरब की तरफ जाना होगा, पूर्व में, और कितना डिस्टेंस करना होगा, तो 75 ना करना होगा, यही जो डिस्टेंस है ये ना उसको ट्रेवल करना होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ 75 मीटर पूरब, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ, यही में पूछ देता कि x के सापेक्ष y कहाँ है, x के सापेक्ष पूछता कि y कहाँ है, तो क्या बोलते हैं कि 75 मीटर पश्चिम की तरफ है, समझे। तो क्वेश्चन बोला है कि y के सापेक्ष आपका पूछ रहा है कि x कहाँ है, यानी विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ है, तो विद्यालय के सापेक्ष आपका क्या है कि 75 मीटर पूरब में है, समझे। समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 62 के बाद 63 नंबर कि कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़ 7 जून 2020 होगा, गलती हो गया, 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 गांधी धाम पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी 2640 किलोमीटर। तो यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग कितना होगा, लगभग में बोल रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करना होगा कि आपको टाइम निकालना होगा, तब मतलब समय निकालिएगा तब ना आप क्या कीजिएगा कि फिर आप इसका चाल निकाल लीजिएगा। दूरी दिया था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम क्या समय कैसे निकालेंगे। देखिए आपको सिंपल मालूम होना चाहिए कि देखिए ये 4 आप जानते हैं रेलगाड़ी में 12 के बाद 1 नहीं बचता हुआ, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे बचता है, समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग जहाँ भी 4, 5 दिया होगा रेलगाड़ी में तो समझिएगा कि वो एम में है। अब पीएम में समझने के लिए आप 13, 14, 15, 16 ऐसे दिया होगा। तो याद एक सिंपल क्या रखिएगा कि एम से एम में जाएंगे, समझे। तो हम 24 घंटा तय करेंगे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 बजे एम से, मान लीजिए 23 तारीख का, मान लीजिए 23 तारीख को है, हम 24 तारीख को 7 बजे के एम में गए, 7 बजे के एम में, तो 24 घंटा तय किया, समझे। बोलेगा कि पीएम से एम में, पीएम से पीएम में भी जाते हैं, यानी एम से बोले या पीएम से बोले तो 24 घंटा, यानी सेम 24 घंटा, सेम मतलब एम से एम रहेगा तो 24 घंटा, याद रखिएगा। एक और चीज़ आप क्या याद रखिएगा कि एम से पीएम में गए, समझे, एम से किस में गए, पीएम, तो 12 घंटा, समझे। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ आप टाइम निकाल सकते हैं आराम से। कह रहा है कि 5 जून को, तो 5 जून को 4 बज के कितने बजे चला, तो 4:15 पर चला, समझे। तो हम कितना होगा 5 जून हो गया, 6 जून को 4:15, क्योंकि हम एम फिर एम निकाल रहे हैं, समझे। 15 में कितना चल जाएगा 24 घंटा चल जाएगा, समझे। 24 घंटा चलेगा तब ना 6 तारीख, फिर 7 तारीख को पहुँचेगा 4:15 पर, तो ये भी कितना चलेगा आपका 24 घंटा चलेगा, समझे। ये भी कितना चलेगा 24 चलेगा। लेकिन यहाँ 4:15 तो नहीं बोला है 7 तारीख को, कितना बोला है 3:15, यानी 1 घंटा हम घटा देंगे, यानी 24, 24, 48 घंटा होगा, और 1 घंटा कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 47 घंटा हो जाएगा, यानी 47 घंटा वो कितना किया दूरी तय किया था। अब चाल बोला 47 आपका क्या आ गया, आपका समय आ गया, 47 क्या आ गया आपका समय आ गया। तो चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला ही होता है दूरी बटा समय होता है, समझे। दूरी आपका दे दिया है 2640, समय क्या हो गया आपका 47, भाग दीजिएगा तो 56 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग में पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। सिंपल है, सही टाइम निकाल के आप बना सकते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 63 का 3 नंबर हो जाएगा। ऐसा ही बनाइएगा आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची आरंभ करने की सबसे अच्छी विधि कौन होती है। देखिए बिहार में जो लीची आरंभ करने का सबसे अच्छा विधि होता है वो माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसमें अंडा देने का अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी का। दूसरा चीज़ क्या है कि पूछेगा कि मधुमक्खी में कई प्रकार की मधुमक्खी होती है, तो 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है, समझे। एक होता है रानी मधुमक्खी, फिर वो होता है नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन्स कहते हैं, और फिर श्रमिक या काम करने वाली मधुमक्खी होती है, समझे। श्रमिक या काम कर 3 गो होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका रानी मधुमक्खी क्या है, आपका मुख्य रूप से इन्हीं का भूमिका होता है, तो याद रखिएगा, समझे। तो और लीची के लिए आपका मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, और यहीं के एक बोचहा के एक लड़की थी अनीता कुशवाहा, उन्हीं पर एक बुक IVS में दिया हुआ है, समझे। अक्टूबर से दिसंबर क्या याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, समझे। 64 क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि वेल्को का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है।
निम्नलिखित में किस प्रकृति से प्रेरणा होकर वेलकू को बनाया गया था। देखिए अब देखिए एगो चीज़ बताते हैं, सुनिए। इसमें आपका वेलको क्या होता है पहले इसको देखिए। वेलको होता है जिसे आप लोग सैंडल में देखिएगा, वहाँ पर जो फीता को चपका दिया जाता है, पकड़ लिया। बैग उग में पहले देखते थे कि वो चपका मतलब पकड़ के उस चपका दे, उसी को वेलको बोलते नहीं। जो चपका दे मतलब उसको पकड़ ले, समझे। सैंडल में नहीं देखिएगा कि पकड़ लेता है चपक जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग वेलको कहते हैं, समझ गए। अब चलिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए वेलको को जो निर्माण किया था वो किया था जॉर्ज मिस्ट्रॉल किया था। मिस्ट्रॉल समझे, जॉर्ज कौन किया था, मिस्ट्रॉल किया था, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जॉर्ज मिस्ट्रॉल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल था, आनुवंशिकता पर मतलब आनुवंशिकता का नियम का खोज किया था, इसलिए आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। और किस पर प्रयोग किया गया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो ये भी याद रख सकते हैं। रोलांड रॉस था, ये मलेरिया के जो अथी थे, इसीलिए इनको 2002 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। मलेरिया के अथी पर खोज किए थे, समझे। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, समझे। तो ये सब अब क्या कर सकते हैं कि ये बताए थे कि जो मलेरिया का जो परजीवी होता है उसके द्वारा मलेरिया फैलता है, ये सब का वो क्या किए थे, खोज किए थे, समझे। तो ये सब आप कर सकते हैं, समझ गए। तो ये सब याद रख सकते हैं, समझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेलको जो साटने वाला आता है वो किसने बनाया था, तो आपके वो बनाए थे जॉर्ज मिस्ट्रॉल बनाए थे। तो 65 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। देखिए आप कुछ नहीं, आपको याद रखना है। इसमें आप याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में क्या है कि 28 राज्य है, याद रखिएगा 28 ही राज्य है। पहले 29 था तो जम्मू कश्मीर हट गया, समझे, उत्तर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, समझे। पहले 28 था तो आपका तेलंगाना बना तो 29 हुआ 2014 में। फिर आपका 29 हो गया, 29 से फिर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब कितना हो गया आपका 28 राज्य, याद रखिएगा कितना राज्य है, 28 राज्य। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था तो 2 बना आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कितना हो गया 9। लेकिन फिर क्या हो गया कि आपका दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव दोनों पहले अलग अलग था, अब दोनों क्या हो गया कि मर्ज हो गया, एक हो गया। तो अब क्या हो गया कि अब पूछेगा वर्तमान समय में कितना आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8। अब कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है, आइए हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, बोल देते हैं। पहला में दिल्ली, लद्दाख, उसके बाद दिल्ली लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर 3 हो गया। उसके बाद आपका चंडीगढ़ 4 हो गया। उसके बाद आपका पुडुचेरी 5 हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद दमन एवं आपका क्या हो जाएगा, दादरा एवं नागर हवेली। और लास्ट में आपका लक्षद्वीप होता है। कौन होता है आपका, लक्षद्वीप। यही आपको 8 को क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा शासित प्रदेश है, तो आपका जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। यानी 66 के आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 66 के बाद आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। कह रहा है कि हमारे देश में दिए गए राज्य में किसमें एल्युमिनियम की खान है। देखिए एल्युमिनियम की जो खान है हमारे देश में वो आपका उड़ीसा में एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा खान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। बिहार में तो, बंगाल में तो नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा, समझे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। देखिए आप लोग ब्रेल लिपि पढ़े होंगे, तो ब्रेल लिपि को लुईस ब्रेल बनाया था, जो अंधी थी, मतलब उनका आँख बचपने में ख़त्म हो गया था। तो जो ब्रेल लिपि होता है वो आपका क्या होता है, कै बिंदु का होता है, तो आपका 6 बिंदु को होता है। कितना बिंदु का होता है, तो 6 बिंदु का होता है, याद रखिएगा, समझे। ये दृष्टिबाधित को पढ़ने के लिए दिया जाता है, दृष्टि जो नहीं देख सकते हैं, समझे। आपका आंसर क्या हो जाएगा 68 का 2 नंबर हो जाएगा, 6 बिंदु को वाला। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। कह रहा है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे देखिए चरणों के विचार को चुनिए। देखिए सबसे पहले प्याज बोने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज को हमको करने के लिए क्या करना होगा,
तो देखिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको क्रम से भी पूछा है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्याज बोने के लिए सबसे पहले हम जो आपका मिट्टी है उसको खोद को नरम बनाएंगे, तब ना उसको प्याज को रोपेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिट्टी को खोदेंगे और उसको क्या करेंगे कि नरम बनाएंगे। तो 1 नंबर में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को खोद के क्या करेंगे, नरम बनाएंगे। नरम जब बना देंगे तो फिर उसमें बीज डालेंगे, तो फिर क्या करेंगे कि बीज बोना। 2 नंबर में ये हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब बीज बो देंगे तो उसके बाद बीज बोएंगे तो ऊपर अब खरपतवार आएगा ना, तो उसको क्या करेंगे, खरपतवार को क्या करेंगे, हटाएंगे। समझ गए, खरपतवार क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 3 नंबर में क्या होगा, खरपतवार आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्याज को हम लोग, प्याज को जब खरपतवार होता है प्याज हो जाएगा तो प्याज को क्या करेंगे, उखाड़ कर निकालेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियों का जो आपका अति होता है उसको लास्ट में क्या देते हैं, काट देते हैं। जो आपका एक ही नंबर ऑप्शन में है आपका 69 है, क्या हो जाएगा, 1 नंबर ACDEB हो जाएगा, यानी क्रम में यही आपका क्या हो जाएगा, आपका 69 का 1 नंबर हो जाएगा। समझे, 69 क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। समझे। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, देखिए आप लोग जानते होंगे कि देखिए जितना भी रेगिस्तान है वो सब गर्म है, लेकिन जो आपका लेह लद्दाख में जो रेगिस्तान है वो क्या है, ठंडा रेगिस्तान है, यानी वहाँ ठंड भी है, वहाँ पर पेड़ पौधा भी नहीं है, इसलिए 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर होगा, लेह लद्दाख। समझे, यानी 70 का 4 नंबर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, करा है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। करेला ये सब दिया था। देखिए ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। समझे, ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो ऑप्शन से छांट सकते हैं, क्या छांटिएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है खीरा, तो खीरा में बीज होता है, चिक्कू में भी होता है, भिंडी में होता है, प्याज में बीज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। नाशपाती में बीज होता है तो ये सही है, लेकिन एक के चलते ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है करेला में बीज होता है, खीरा में भी होता है, चिक्कू में होता है, भिंडी में भी होता है, आलू में बीज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। टमाटर में भी बीज होता है, तो ये क्या हो गया, इसके चलते ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा में करेला में बीज होता है, खीरा में भी बीज होता है, चिक्कू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, टमाटर में भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें करेला दिया है, चिक्कू दिया है, भिंडी दिया है, टमाटर आलू दे दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझे, 3 नंबर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे इसके बारे में, स्लॉथ के बारे में, जो 17 घंटा सोता है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। जो स्लॉथ है जो 17 घंटा सोता है, समझे, तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलम ए में दिए गए स्थान के नाम, कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गाँवों के समान घरों की विवरण दिया गया। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि असम में जो घर है वो क्या है आपका, तो वो आपका बांस के लंबे खंभे बने होते हैं, यानी 1 का 3 नंबर हो जाएगा। आप लोग राजस्थान में जाते हैं तो मिट्टी के घर होते हैं, कंटीले झाड़ियों से बने होते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। देखिए मनाली में जो घर होता है वो क्या होता है आपका ढालू छत वाले होते हैं। समझे, तो आप याद रखिएगा क्या, आप इग्लू तो आपका वहाँ पर होता है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा दक्षिण आपका ध्रुवीय प्रदेश में होता है। समझे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1 का मिला, उसी से मिला सकते हैं आप। समझे, आप उसी से क्या कर सकते हैं कि मिला सकते हैं। समझे, तो आपका, तो इससे मिला लीजिए, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 आपका 1 नंबर ऑप्शन में है। चलिए 1 का ठीक है, ये भी ठीक है आपका। 2 का आपका लद्दाख का, तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, मतलब लद्दाख में जो होते हैं पत्थर से बने घर होते हैं। समझे, और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छत होती है। समझे, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मिला लीजिए, 1 का 3, 2 का 2, सी का 1 हो जाएगा। पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत होते हैं आपके मनाली हिमाचल प्रदेश में। समझे, और राजस्थान में जो घर होते हैं वो क्या होते हैं आपके कि जो होते हैं वो क्या होता है, डी हो जाएगा इसका, यानी मिट्टी के घर और कंटीले होते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 73 का क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए 3 नंबर आपका सबसे बेटर, 1 का 3, 2 का 2, सी का 1 और डी का 5 नंबर, यानी 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। समझे, 73 का 3 नंबर हो जाएगा। समझे, आगे क्वेश्चन आपका है 74 नंबर, 73 तक हो गया था। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, हल्का ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारा पृथ्वी ग्लोब के भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, पर यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे के दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हुआ देश कौन है। तो देखिए इसका याद रखिएगा आप लोग जो अर्जेंटीना जो आपका देश है
उसके सापेक्ष हम लोग क्या है तो उल्टे हैं, समझे। तो सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो वो देश क्या है अर्जेंटीना है, तो याद रखिएगा 74 के 2 नंबर, समझे। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपने खेत से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक से उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका यह व्यवहार उनके खेतों की मृदा यानी मिट्टी को क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, केवल लग गया तो केवल ऑप्शन गलत ही हो जाता है। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनेगा, उपजाऊ नहीं बनेगा वो खराब हो जाएगा, समझे। तीसरा ऑप्शन है कि जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त होगा, ये जुताई बुआई कुछ नहीं होगा, समझे। लास्ट ऑप्शन है कि अतः किसी भी फसल के लिए क्या होगा अनुपयुक्त हो जाएगा, यही सबसे क्या है आपका बेटर ऑप्शन है, समझे। यही सबसे बेटर ऑप्शन। ऐसे भी बार बार खेत में खाद डालिएगा ना, एक ही फसल कीजिएगा तो खेत खराब हो जाता है, समझे। इसलिए बोला जाता है एक धान का फसल करे खाद्यान्न फसल, तो एक दलहनी पौधे का दलहनी मतलब फसल उस पर उगाना चाहिए, समझे। तो आपका 75 का 4 नंबर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही से प्रस्तुत करा। देखिए आप लोग जानते हैं 6 थीम दिया गया ईवीएस में, कौन कौन है तो याद रखिएगा आपका परिवार और मित्र, जल, भोजन, यात्रा और उसके बाद आपका आवास और हम चीज़ कैसे बनाते हैं, 6 वो आपका है। ऑप्शन देख लीजिए, पौधा तो आपका होता नहीं है, समझे। आपका जानवर ये सब क्या है आपका उप थीम में आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। परिवार और दोस्त ठीक है, भोजन, पानी, यात्रा ये आपका क्या होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 2 और जोड़ लेते हैं आप कि हम चीज़ कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप क्या इसके बाद आप इसमें आवास कर लेते तो आपका क्या हो जाता है कि 6 थीम है आपका, समझे। तो 4 ही पूछ रहा था, 4 परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, ये सब हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन चारों चीज़ हम कैसे बनाते हैं और भोजन, आवास और पौधे दे दिया है, इसलिए क्या हो गया ऑप्शन ए क्या हो गया गलत हो गया। इसमें आपका क्या दे दिया है काम और खेल, जो उप थीम होता है परिवार और मित्र का, याद रखिएगा, समझे। तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका सही है। 6 गो थीम होता है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आता है। उप थीम परिवार और मित्र के 4 होता है, जिसमें आपका आता है आपसी संबंध, रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, काम और खेल, फिर उसके बाद याद रखिएगा पौधे, तीसरा में याद रखिएगा पौधे, और चौथा में याद रखिएगा जानवर, समझे। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, समझे। आपसी संबंध, काम और खेल, पौधा और जानवर, ये उप थीम है किसका परिवार और मित्र का, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 76 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल करने के काम का, जब विशिष्ट मतलब कोई विशिष्ट चीज़ को शामिल करके ना पोर्टफोलियो बनाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका सही हो सकता है, समझे। ये क्या हो सकता है आपका सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक शिक्षार्थी के काम की सब, देखिए सभी वस्तुओं को नहीं चयन कर सकते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो स्कूली जीवन से रिलेटेड जो चीज़ होगा उसी को हम क्या करेंगे मतलब सेलेक्ट करते हैं। शिक्षार्थी का बनाने यहाँ दे दिया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी ने अपने काम का चयन और उनके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया। शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा से रिलेटेड जो चीज़ होगा उसको शामिल करना, ये पोर्टफोलियो में हम शामिल कर सकते हैं। बी आपका गलत है, सभी बोल रहा है इसीलिए। तीसरा कह रहा है कि एक समय अवधि, देखिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है एक समय अवधि के लिए बनाया जाता है। 6ठा 7वां में गए मतलब 6ठा क्लास का एक साल का समय अवधि हुआ, तो आपका उसमें एक साल का रिकॉर्ड होगा, समझे। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, तो ये आपका स्कूल से रिलेटेड चीज़ हो गया। शिक्षार्थी यहाँ बोल दिया, समझे। सभी वस्तुओं बोला इसीलिए ऑप्शन 2 नंबर गलत हो गया। ACD सही है, समझे। यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा 77 का ACD। देख लीजिए कहाँ पर ACD है, यानी 4 नंबर ऑप्शन में, समझ गए। आपका क्या हो जाएगा 77 का 4 हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है आपका 1 नंबर कि EVS पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और समाज एकीकृत रूप से प्रस्तुत। देखिए EVS में पर्यावरण शिक्षा और समाज विज्ञान को भी किया गया है, एक गैप कर दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया एक गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि EVS का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का विषयगत एकीकरण नहीं है, इसमें भी आपका विज्ञान का वर्णन नहीं किया है, इसलिए क्या हो गया एक गलत हो गया, समझे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, देखिए इसमें फिर सामाजिक विज्ञान गलत कर दी, नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, एकीकृत बोलते हैं ना। पूछेगा EVS का प्रकृति कैसा है, तो बताइएगा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है, समझे। तो ये आपका चौथा नंबर क्या है सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। तो आपका 78 क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल के विकसित होगी। इंग्लिश में देख लेते हैं कि एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर या हिज लर्नर टू द कंडक्ट ए सर्वे ऑन डिफिकल्ट फ्यूल यूज इन द नेबरहुड, यानी अपने आस पड़ोस में विच द फ्लोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी डेवलप ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द सर्वे, यानी इस सर्वे के दौरान कौन कौन कौशल विकसित होगा। तो पढ़ा है परिकल्पना। परिकल्पना तो कोई वैज्ञानिक शोध समस्या का समाधान करते वहाँ ना आपका क्या होता है, परिकल्पना कौशल का विकास होता है। तो ये होगा नहीं आपका। समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, तो उसमें गहन चिंतन करना नहीं, उसमें जाके विद्यार्थी को ये पता करना है कि वहाँ किसके घर क्या चीज़ पर खाना बनता है, क्या की, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट ही चीज़ कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर सर्वेक्षण करने के लिए कहता है कि आप अपने पड़ोस में पता कीजिए कि आपके घर अगल में किस चीज़ से खाना बनता है, समझे। तो इसमें आप परिकल्पना कल्पना करने, वहाँ जाकर सर्वे जब भी होता है तो मेन पॉइंट पर जाके जहाँ आपको करना है उस जगह, घर से आप नहीं कर सकते हैं कि उसके सर्वे का मतलब ही होता है कि आप उसके मतलब एग्जैक्ट ग्राउंड लेवल पर जाइए, समझे। इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, परिकल्पना तो नहीं होगा, क्योंकि मूर्त वो चीज़ हो गया, मूर्त में परिकल्पना नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। समालोचनात्मक चिंतन, तो समालोचनात्मक चिंतन नहीं करना, वो देख के सिर्फ बता देना है, समझे। एक तरह का क्या हो गया कि जो चीज़ दिखाई देगा वही ना चीज़ बोलेगा, चिंतन करने से रिलेटेड है नहीं। तीसरा है, चौथा है पूर्वानुमान, अनुमान तो लगाना नहीं है, समझे। अब बच गया आपका रिकॉर्डिंग मतलब अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए, या फ़ोन जो चीज़ में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अभिलेखन कर सकते हैं। और सुनने का, कि वो चीज़ बोलेगा कि हाँ इस चीज़ पर, तो सुनने का कौशल का विकास होगा, समझे। ऐसे ऑप्शन छाट के भी आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने का कौशल का विकास होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है, यानी कह रहा है, इंग्लिश देख लेते हैं कि कह रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कह रहा है 80 का कि सीखने का आपका निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है, समझे। तो पहला ऑप्शन है आपका कि इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाना, देखिए बच्चे के बारे में फैसला सुनाना है, इसलिए आपका क्या हो गया कि ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो आप ही देख लीजिए कि अब दिमाग में कुछ नहीं लगाना है, समझे। अब ए ऑप्शन जिसमें होगा ना वो कटा जाएगा। देखिए ए नंबर कह रहा है कि इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने में किया जाता है। फैसला क्या होता है कि आप उसके जजमेंट कर रहे हैं, जजमेंट आप नहीं कर सकते हैं किसी के बारे में। तो ए ऑप्शन जिसमें होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देख लीजिए इसमें भी ये दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, बच गया आपका यही आंसर, यही सही। ऐसे भी छांट कर आप बना, एक निगेटिव आपका पकड़ा जाएगा ना तो उसके आधार पर आप छांट सकते हैं, नहीं हो तो फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन चारों ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है कि इसके सीखने की स्थिति के निहित किया जाता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, इसको हम जान सकते हैं, तो ये आपका सही हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि यह शिक्षकों को उनकी शिक्षा निगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश, कि बच्चा कैसे पढ़ेगा ये शिक्षक अपना समायोजित कर सकता है, निरंतर आकलन करेगा, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि 100 शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार में गुंजाइश पैदा नहीं करते। बताइए गुंजाइश किसे नहीं होगा, गुंजाइश तो होबे करता है कि आप देखिएगा तो कुछ ना उसमें आप संशोधन तो करवा ही सकते हैं, उसमें सुधार तो फीडबैक क्यों दिया जाता है बच्चा को सुधार करने के लिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी और सी केवल हो जाएगा, यानी आपका 80 का क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आपको छांटना है ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि कुणाल ने कपड़ों की बधेज की रंगाई पर कार्यशाला मतलब वर्कशॉप जिसको बोलते हैं, एक तरह का मतलब सेमिनार टाइप का कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक मतलब कैसे कोई चीज़ बनता है उसी टाइप पर विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त है। तो मतलब अतिरिक्त बोल रहा है कि कह रहा है किसके अतिरिक्त मतलब है, तो इसमें एक निगेटिव एक तरफ का टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। कह रहा है किसके अतिरिक्त जो विद्यालय में बुलाया है, समझे। तो अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त क्या है, मतलब एक ऑप्शन को छांट के वही क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपका है आपका 81 का पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी कारीगरी ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे, एकदम सही बात है। क्या करेंगे, उसकी ज्ञान और मतलब कौशल क्या करेंगे, सराहना करेंगे, समझे। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है कि दूसरा है कि शिक्षार्थी टाई और रंगाई के उपयोग की तकनीकी सराहना करेंगे, ये भी आपका सही ऑप्शन है, समझे। तीसरा कह रहा है कि टाई और डाई के हाथ में अनुभव प्रदान करेंगे, जब साथ में देखेंगे तो उनको अनुभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अब देखिए ये कह रहा है कि शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने, अरे स्थानीय भाषा तो जान ही रहा है,
बच्चा जहाँ रह रहा होगा वहाँ का तो स्थानीय भाषा जान ही रहा होगा, समझे। तो वही कह रहा है कि कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की नंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित किसके में से उसके अतिरिक्त है। तो उसके अतिरिक्त क्या है कि स्थानीय भाषा तो बच्चा जानता ही है, वो तो दूसरों आदमी को बुला सकता था, समझे, स्थानीय भाषा सिखाने के लिए गांव के कोई भी आदमी को। ये कॉमन सेंस ऐसे लगाइएगा तब आपका मतलब होगा। वो तो कुणाल जो रंगाई करता है उससे रिलेटेड ना बच्चा सीखेगा कुछ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 81 का 3 नंबर हो जाएगा। कि स्थानीय भाषा तो कोई भी टीचरों सिखा सकता है, चाहे अगल बगल कोई भी आदमी सिखाता है, और कुणाले क्यों रंगाई करता है, दूसरों आदमी को तो बुला सकता था। इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत है, निगेटिव ही क्वेश्चन है। 81 का 3 नंबर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी है जो प्राकृतिक आपदा के बारे में अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए। यानी कह रहा है मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी है जो प्राकृतिक आपदा का निर्माण, बाढ़ आ गया, भूकंप गया, कुछ के कारण क्या हो गया, मूल स्थान से विस्थापित हो गए और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कि धैर्यमान होंगे ताकि वो स्वाभाविक रूप से समय। देखिए धैर्यमान ये क्या हो जाता है कि आप ये मतलब क्या कहते हैं कि धैर्यमान आप, ये तो अच्छी वाला बात हो गया, धैर्यमान होइए, धैर्य से काम लीजिए, तो ये चीज़ तो उतना पॉजिटिव ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा का केवल लग गया, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और उन्हें समूह में कार्य देंगे ही नहीं, उन्हें एक तथ्य के रूप में विषय तुरंत स्वीकार कैसे कर लेंगे यार कोई आदमी। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए पढ़िए, कह रहा है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, समझे। ये क्या है ऑप्शन सबसे बेटर है, 82 का 4 नंबर सबसे अच्छा ऑप्शन है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि समुदाय संसाधन ग्रुप में उपयोग करने का औचित्य क्या है, समझे। यानी कह रहा है कि समुदाय संसाधन का उपयोग करने से क्या होगा। पहला ऑप्शन ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार कैसे करेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है या बिना प्रश्न करना, तो क्या है, तो प्रश्न कीजिएगा तब ना आपके अंदर जिज्ञासा होगा, तो बिना प्रश्न कर रहा है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है आपका कि समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी और इनमें शामिल करने की जरूरत है, एकदम सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाराज बोला तो गलत बात है, इसलिए आपका समुदाय संसाधन का उपयोग करने का उचित है कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने की हिस्सेदारी है, यानी 83 का 3 नंबर हो जाएगा। 84 नंबर आपका है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थी को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा गया। यह क्रियाकलाप किसको विकास करेगा, समझे। तो मानचित्र से किसका विकास होगा, समझे। आप लोग भी जानते हैं कि मानचित्र कीजिएगा तो किसका विकास होगा आपका। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका पूर्व अनुमान, तो मानचित्र में लगता नहीं, तो आपका कुछ समस्या समाधान कीजिएगा उसमें होगा। आंकड़ा का अभिलेखन, ये तो कुछ है नहीं। अब भूखंड खींचने का आपका सापेक्ष अति का पता चलेगा, मानचित्र में क्या होता है, सापेक्ष स्थिति का पता चलता है, समझे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 84 का 3 नंबर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटचर्या के विकास में के लिए कौन मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, समझो। कह रहा है कौन मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, एकदम सही बात है। आप एनसीए पढ़िएगा, उसमें 5 सिद्धांत दिया गया है, उसमें एकदम कहा है कि विद्यालय ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, एकदम सही बात है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों पर पढ़े मतलब कि नहीं हो, रटन अधिगम पर नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन सही है। परीक्षा को आसान नहीं बनाना है, लचीला बनाना है, समझे। इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया, आसान दे दिया इसीलिए। अब पाठ चक्र सीमित, ताकि वो पाठ पर सीमित न रहे, ये भी सही है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, समझे। लचीला दिया रहा था तो ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, समझे। आगे है 85 के बाद 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय क्या चीज़ से आपको बचना चाहिए, समझे। तो क्या चीज़ से बचना है, तो पहला ऑप्शन है जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों पर, एकदम सही बात, हम तैयारी करने देंगे तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है। अधिक सटीक विवरण की घटना के तत्काल रिकॉर्डिंग करने के लिए कहेंगे, एकदम अपनी रिकॉर्डिंग कर लो और फिर उसमें विवरण के लिए, एकदम सही बात है। आकलन के आधार पर समूह में, ये भी सही है। लेकिन तकनीक भाषा जहाँ बोलेगा ना, आकलन के समय तकनीक भाषा का उपयोग करना, सबसे निगेटिव ऑप्शन यही हो जाता, तकनीक भाषा वाला, समझे। तो यही क्या हो जाएगा आपका कि 86 का क्या हो जाएगा कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो गया, इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, समझे। 87 क्वेश्चन है कि देखिए रोलांड रोसो जो थे ना, तो इसके बारे में पढ़ लो, ये पूछ देगा कि कौन से, तो ये आपके इसके बारे में पूरा पढ़ देते। करा रोलांड रोसो के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। अब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाता है। मच्छर क्या होता है, मलेरिया, जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है, समझे। उसमें जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा क्या होता है,
कि आपका मलेरिया का जो दवा होता है वो आपका सिनकोना के वृक्ष की छाल से, जो आपका कुनैन दवा हो, कुनैन होता है सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनाया जाता है, समझिए, इसे याद रखिएगा। तो कह रहा है कि उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छर का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों को पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उनका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया, यानी पीछे पीछे कैसे जा रहे हैं, उनका पकड़ के पेट फाड़ दिया था, सूक्ष्मदर्शी से देखे। तो रोलांड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने, एकदम सही बात है, एकदम सही ऑप्शन है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया समझेंगे कैसे कैसे होता है। शिक्षार्थी कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, कहानी नहीं लिखना, वैज्ञानिक सोच को बोल सकते हैं अति करने के लिए, तो कहानी वाला ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षार्थी को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी, एकदम सही ऑप्शन है, उसको इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा और कहानी आप लोग पढ़िए। चौथा है कि विज्ञान के इतिहास को सराहना करना, ये भी सही है, यानी आपका बी सिर्फ गलत है और आपका ACD सही है। ACD देख लीजिए, बी गलत है, बी आपका कै नंबर ऑप्शन में है आपका, देख लीजिए, इसे भी ऑप्शन आप छांट सकते हैं, बी इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, बच गया आपका ACD, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसे भी छांट सकते हैं, ऑप्शन 87 का क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है, आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए कह रहा है कि जो क्या बोलते हैं इसको, कि जो भूषण है कक्षा 2 में, देखिए इसे EVS नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन भाषा और गणित के माध्यम से उसको क्या करते हैं कि हम लोग EVS पढ़ाते हैं, समझे। तो कह रहा है कि यात्रा को एकीकृत करना चाहता है, तो यात्रा करते यानी मतलब बच्चा को यातायात से रिलेटेड, तो पहला ऑप्शन है कि यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप उसको दिखाइएगा तो उतना नहीं दिखाएगा, लेकिन अनुभव मतलब उसको वहाँ जाके यात्रा के लिए ले जाइएगा, अनुभव सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट था। कविता, यात्रा पर कविता तो और नहीं समझेगा, 2 साल का है, ये भी क्लिप उतना ही आता है, साथ में मॉडल भी दीजिएगा तो कि 2 साल का दूसरा क्लास का है। और ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव देंगे, उसको मोटरसाइकिल दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, तो सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 89 वाले, लास्ट में एक और है, EVS कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उनके माता पिता उन्हें स्किल क्यों नहीं भेजते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे, समझे। तो पहला ऑप्शन है आपका है कि आप उसे सुनेंगे और अपने पाठ योजना तक सीमित नहीं रख, सीमित तो निगेटिव वर्ड है, पूरे भारत में ये व्याख्या का नहीं करना है, इस विषय से अलग से चर्चा नहीं करना है, सभी के साथ इसे उनके अवलोकन की सराहना करेंगे और उन्हें पूरी कक्षा पे इसे चर्चा करेंगे, एकदम बेटर ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। ऐसा ही आपको EVS में आपका पेडागोजी बनेगा, समझे। अब अगला क्वेश्चन लास्ट है, खेल और पहेलियाँ EVS के शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्यों महत्वपूर्ण हिस्से हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कि वे कक्षा एकरसा को विराम प्रदान, ये तो और बढ़ाता है ना, एकरसा तो विराम वाली चीज़ नहीं होगा, समझे। दूसरा ये शिक्षार्थियों को मजे करने में समय, ये तो देखिए चारों ऑप्शन सीटेट में आपको सही लगेगा, CDP की जो भी पेडागोजी, लेकिन सब अति करेंगे। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने, एकदम सही बात है, पहेली होगा, जैसे ये दे देता है 2-3 से बना है, इस मान लीजिए ई में 6 तिल्ली से बनाते, इसमें कहते 9 तिल्ली से बनेगा, ऐसा आसान है नहीं। आपका 3 नंबर सबसे बेटर ऑप्शन है कि वो शिक्षार्थी को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, समझे, यानी 90 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। ऐसे आप बनाइएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा, समझे। थैंक यू।